विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सीनेट की महत्ता और उसकी शक्ति में वृद्धि के कारण या उसकी महत्ता की वृद्धि के कारण क्या। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान। अमेरिका के संविधान के प्रथम अनुच्छेद की प्रथम उपधारा में जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात कही गई है, वहाँ सीनेट का पहले नाम लिया जाना कोई लिखने की साधारण गलती नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं में से अधिकांश निर्माता जो हैं, संविधान निर्माता जो हैं, वो सीनेट को अमेरिका के संघीय संविधान की रीढ़ की या अमेरिका के संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की दृष्टि से देखते थे। उनको ये भय था कि कहीं प्रजातंत्रात्मक ढंग से चुनी हुई प्रतिनिधि सभा और अमेरिका का राष्ट्रपति निरंकुश होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग न करने लगे। इसलिए इन दोनों के ऊपर नियंत्रण रखने की दृष्टि से, इनके ऊपर अंकुश रखने की दृष्टि से सीनेट जैसी संस्था की स्थापना की गई और उसे शक्तियाँ प्रदान की गई। क्योंकि अमेरिका का संविधान जो है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया है। यही कारण है कि सीनेट और राष्ट्रपति दोनों प्रतिनिधि सभा की उपेक्षा करके कई कार्य कर सकते हैं। सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिलकर राष्ट्रपति के बिना कई कार्य कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा मिलकर सीनेट की उपेक्षा करके कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा मिलकर सीनेट की उपेक्षा करके अपने कार्य को कर सकें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान निर्माता ही सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना चाहते थे। नेक्स्ट है सीनेट की विशेष शक्तियाँ। सीनेट को कुछ ऐसी विशेष शक्तियाँ मिली हैं जो कि विश्व के अन्य देशों के द्वितीय सदनों को नहीं मिली हुई है। सीनेट जो है वो प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है। साधारण विधेयकों के संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों की शक्तियाँ समान हैं। न केवल साधारण विधेयकों के संबंध में, बल्कि वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ समान हैं। कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं हो पाता माना जाता है जब तक कि उस वित्तीय विधेयक को प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों अपने बहुमत से उसे स्वीकार नहीं कर पाते। साथ ही साथ सीनेट जो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में भागीदार है। उसे राष्ट्रपति के साथ मिलकर वो नियुक्ति का अधिकार, पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार और संधियों के अनुसमर्थन का अधिकार जो है उसे मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो संधियों के अनुसमर्थन की शक्ति के आधार पर तो वैदेशिक संबंधों के ऊपर नियंत्रण रखती है, और नियुक्तियों की पुष्टि के नियुक्तियों की पुष्टि की शक्ति के आधार पर वो आंतरिक प्रशासन में भी राष्ट्रपति के ऊपर दबाव की स्थिति रखती है या हस्तक्षेप करने की स्थिति रखती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीनेट को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं जिनके के कारण उसकी स्थिति दुनिया के अन्य द्वितीय सदनों से श्रेष्ठ हो गई। अगला है प्रत्यक्ष निर्वाचन। जहाँ विश्व के अन्य द्वितीय सदन के सदस्यों का निर्वाचन जो है या तो मनोनयन के द्वारा होता है या जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, वहाँ अमेरिका में स्थिति भिन्न है। वहाँ पर प्रारंभ में जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की स्थिति को अपनाया गया था, सीनेट के अपनाया गया था, लेकिन 17वें संविधान संशोधन के द्वारा वहाँ पर सीनेट का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन कर दिया गया है। सीनेट सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हैं। इस प्रकार से वो एक प्रजातांत्रिक
स्वरूप उसने प्राप्त कर लिया है। उस वह प्रजातंत्र का आधार बन गई है और यही एक वो तत्व है जिसके कारण दुनिया के अन्य द्वितीय सदनों की तुलना में वो शक्तिशाली हो गई है, क्योंकि दुनिया के अन्य द्वितीय सदन जो हैं वो चूँकि वो प्रजातंत्र के प्रतीक नहीं है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए वो प्रथम सदन की तुलना में कमज़ोर होते हैं और ये स्थिति जो है सीनेट में नहीं है। साथ ही साथ एक और निर्वाचन से संबंधित एक और बात कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य स्थानीयता के नियम के आधार पर चुने जाते हैं, जिसके कारण उनका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है, जबकि सीनेट के सदस्य जो हैं, सीनेट का एक सदस्य संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उसका दृष्टिकोण भी कैसा होता है, उदार होता है, इसलिए प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो गई। अगला है सीनेट का स्थायी और सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल। सीनेट के सदस्य जो हैं, सीनेट एक स्थायी सदन है, पूरी सीनेट कभी भी भंग नहीं होती है। सीनेट के सभी सदस्य एक साथ नए सिरे से अपना कार्यकाल शुरू नहीं करते हैं। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि इसकी तुलना में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष होता है। इसलिए प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने जाने के बाद पुनर्निर्वाचन की चिंता में लग जाते हैं और वो स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ काम नहीं कर पाते हैं। इसकी तुलना में सीनेट के सदस्य 5 वर्ष तक स्वतंत्रतापूर्वक और निर्भीकता की स्थिति के साथ जो है राष्ट्रीय सेवा में लगे रहते हैं और उनके ऊपर पुनर्निर्वाचन का भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है और एक सीनेटर लगभग 18, 24 और 30 साल तक जो है सीनेट का सदस्य बना रहता है और इस प्रकार से उनका ये लंबा अनुभव जो है वो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की तुलना में उनका जो लंबा अनुभव होता है वो अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला है सीनेट का लघु आकार। सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 है। तो सीनेट के सदस्यों का जो लघु आकार है, सीनेट का जो लघु आकार है वो भी उसकी शक्ति में वृद्धि का एक कारण है। क्योंकि लघु आकार के कारण सभी सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता रहती है, पारस्परिक एकता रहती है और सभी सदस्य जो हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन सीनेट का इतना भी लघु आकार नहीं है कि उनके सभी सदस्य उनकी सभी कार्यवाहियों में सजीवता न रह सके या उनके मतों में विभिन्नता न रह सके, इतना भी छोटा हम इसके आकार को नहीं कह सकते। अगला है सीनेट की कार्यप्रणाली। देखिए सीनेट की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है कि वहाँ पर सीनेट के सदस्यों के ऊपर सदन में बोलने के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। कोई भी सदस्य जो है जितने समय तक बोलना चाहे वो लगातार बोलता रहता है और इसीलिए सीनेट का एक कार्यप्रणाली का एक दोष भी कहा जाता है, फिलीबस्टर कहा जाता है। देखिए सीनेट के सदस्य चूँकि किसी विषय पर कितने समय तक बोल सकते हैं, मात्र प्रतिबंध है तो इतना कि एक सदस्य एक दिन में एक विषय पर 2 बार से अधिक नहीं बोल सकता। तो प्रत्येक विषय के ऊपर पूर्णता के साथ वाद विवाद होता है। कोई भी विधेयक वहाँ पर आता है उसके प्रत्येक पहलू के ऊपर पूर्णता के साथ विचार विमर्श होता है। इस प्रकार वहाँ पर जो है जो भी निर्णय होते हैं वो बहुत सही और उचित ढंग से लिए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके निर्णय बहुत पूर्ण निर्णय माने जाते हैं। यद्यपि इसकी आलोचना भी कही जाती है क्योंकि सीनेट इस शक्ति का दुरुपयोग भी करती है और भाषण की स्वतंत्रता की आड़ में बाइबिल और शब्दकोश तक पढ़कर सुना दिए जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ वहाँ पर अपवाद स्वरूप ही होता है। इसके बाद है सीनेट सदस्यों की उच्चता, गुणात्मक उच्चता। सीनेट के सदस्य जो हैं वो प्रतिनिधि सभा की तुलना में गुणों की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि सीनेट को राष्ट्रपति की
कार्यपालिका शक्तियों में भागीदार बनाया गया है, जिसके कारण अमेरिका के जो वे राजनीतिक नेता जो कि अमेरिका की राजनीति में भाग लेना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, वो प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो उच्च और श्रेष्ठ गुण वाले लोग होते हैं। प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट जो है अधिक वहाँ पर अधिक गुणवान व्यक्ति होते हैं। सीनेट की जो प्रतिनिधि सभा की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन सीनेट में जो कुछ भी होता है वो सब समाचार पत्रों में उनको स्थान दिया जाता है। वहाँ पर गवर्नर, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए सीनेट ही पहली सीढ़ी मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो सदस्य प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट सदस्य अधिक योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं और गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं। डी टॉकविले जैसे विचारकों का कहना है कि वाशिंगटन की प्रतिनिधि सभा में घुसते ही प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान उस बड़ी सभा के भद्दे दिखावे की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता है, जिसकी दीवारों में कोई भी प्रतिभा का व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। जबकि उससे थोड़ी दूर पर सीनेट का द्वार है, जहाँ थोड़े से स्थान में अमेरिका की प्रतिभा का अधिकांश समाया रहता है। इस प्रकार से सीनेट के सदस्य अधिक होते हैं। नेक्स्ट है, वहाँ पर एक सदस्य है सीनेट सदस्यों में परस्पर एकता व सम्मान की भावना। सीनेट सदस्यों में परस्पर एकता और सम्मान की भावना पाई जाती है। वैसे तो सभी संस्थाओं के सदस्यों में ये बात देखने को मिलती है, लेकिन सीनेट के सदस्यों में जितनी ये भावना दिखाई देती है उतना किसी अन्य संस्था के सदस्यों में नहीं दिखाई देती है। सीनेट के सदस्य जो हैं वो आपस में सीनेट में एक दूसरे के ऊपर कटु आक्षेप करते हैं, लेकिन सीनेट के बाहर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए दिखते हैं। यदि राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सीनेट के सभी सदस्य अपने दल के प्रति भक्ति को भूल करके एक होकर जो है राष्ट्रपति का डटकर विरोध करते हैं, मुकाबला करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के दल के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीनेट के सदस्य में परस्पर एकता सम्मान की भावना होती है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का अभाव। अमेरिका में ब्रिटेन की भांति मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था नहीं है, जहाँ की कार्यपालिका जो है मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका प्रथम विधायिका के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसके कारण प्रथम सदन द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जहाँ पर राष्ट्रपति या कार्यपालिका जो है वो प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति के ऊपर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त नहीं है या उसके ऊपर नियंत्रण रखने में असमर्थ है, जिसके कारण भी प्रतिनिधि सभा के शक्ति में वृद्धि हुई है।